हे गाइस, वेलकम बैक टू एकाग्रता यूट्यूब चैनल। मैं हूं अंशुल अग्रवाल, आप सभी का स्वागत करता हूं यहां पे इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। आज लेक्चर नंबर 6 है। 2 अक्टूबर हमारे देश के पिता, राष्ट्रपिता श्री महात्मा गांधी जी का बर्थडे है। मैं यहाँ पर इस उपलक्ष्य में आज सभी को महात्मा गांधी जी का जो मैसेज है वो कन्वे करना चाहता हूँ कि यार, मैसेज है अहिंसा का, मैसेज है शांति का, और मैसेज है कि बस कहते ना, बॉडी वॉडी होना जरूरी नहीं है, आप लड़ाई आप कोई भी जीत सकते हो। द वॉर एंड द गेम इज फर्स्ट प्लेड इन द माइंड एंड देन द फिजिकल स्ट्रेंथ मैटर्स अ लॉट। वेरी वेरी गुड इवनिंग, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग मुझे देख रहे हैं आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू बैच की इस अमेजिंग सीरीज में। वो सभी बच्चे जो मुझे नहीं जानते, मेरा नाम है अंशुल अग्रवाल। मैं इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म एकाग्रता एजुसर्व प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडर हूँ, डायरेक्टर हूँ, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी हूँ बाय प्रोफेशन और टीचर हूँ बाय पैशन। और यहां पर आपके साथ अपनी पूरी टीम, बाहुबली टीम के साथ आता हूं, रेगुलरली क्लासेस लेता हूं। आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू बैच जो है, इट्स अ डेडिकेटेड सीरीज गोइंग फॉर सीए फाउंडेशन दिसंबर 23 एस्पायरेंट्स। ये लेक्चर नंबर 6 है। पहले 5 लेक्चर्स हो चुके हैं। यूट्यूब पर अगर आप आएंगे तो आपको मेरे सारे लेक्चर्स एक साथ बैक टू बैक दिख जाएंगे। तो आप लोग अगर नए हैं तो प्लीज लेक्चर नंबर 1 से जरूर देख लेना, बिकॉज आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द क्रिटिकल रिसोर्सेज फ्रॉम आईसीएआई। करेक्ट। मेरी जिंदगी में मैं ये 3 सक्सेस मंत्रास पे बिलीव करता हूँ, पेशेंस, ट्रस्ट और सेल्फ रिलायंस, और हमेशा सभी को ये नसीहत देता हूँ, सलाह देता हूँ कि आप भी इन 3 सक्सेस मंत्रास पे बिलीव करें। आप लोगों की लाइफ को सॉर्टेड बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए मैंने क्या किया है, इस पर्टिकुलर सीरीज का और दिसंबर 23 के बच्चों के लिए एक गूगल ड्राइव का फोल्डर बनाया है, जिसमें आप देख सकते हैं आपको एमटीपी, पीवाईक्यू, आरटीपी, आईसीआई स्टडी मटेरियल सब कुछ मिलेगा। इसके अलावा आपको मिलेगा यहाँ पर ये एक एक्सेल फाइल है जिसका नाम है ट्रैकर। ये गूगल शीट ट्रैकर के अंदर एग्जैक्टली क्या है, आप जरा इसको खोल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा जब से ये आरटीपी सीरीज चालू हुई है तब से लेकर अभी तक मैंने कौन कौन से पेपर्स लिए हैं, किस सेशन में क्या पढ़ा है, वो सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि लेक्चर नंबर 1 जो हुआ था वो होता है 18 सितंबर को, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे शाम को 7 बजे ये मेरा टाइम है। मई 2018 के पीवाईक्यू से चालू किया था। हर पेपर सेलेक्ट करने के पीछे लॉजिक है जो मैं आपको उस पर्टिकुलर पेपर के फर्स्ट लेक्चर में बताता हूँ। और ये हमने खत्म किया। एक सेकंड में इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, मैंने इसमें कुछ चेंज किया है, वो चेंज रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। हाँ ठीक है, वो पेपर हमने खत्म किया था 3 लेक्चर्स में। 18, 20, 25 सितंबर को पेपर खत्म किया था। उसके बाद पिछले से पिछले लेक्चर में, मतलब 26 सितंबर को जब हमने खत्म किया था, उसके अंदर आखिरी में मैंने एक स्ट्रैटेजी डिस्कस की थी। बहुत सारे बच्चों ने पूछा था कि सर अभी भी अकाउंट्स की तैयारी चालू नहीं की है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, कौन से चैप्टर्स करें, क्या करें, कैसे कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, वो पर्टिकुलर लेक्चर आप जाके देख सकते हैं। करेक्ट। कौन से लेक्चर की बात है बेटा जी, ये एक बार ट्रैकर में आके देख लीजिएगा। लेक्चर नंबर 4 के अंदर आखिरी में मैंने डिस्कस किया, लास्ट पार्ट ऑफ लेक्चर नंबर 4, कि पहले 40 मार्क के लिए क्या करना है, फिर 60 मार्क के लिए क्या करना है, और फिर 5 स्टेप्स आपको लिख कर दिए हैं। करेक्ट। उसके बाद लेक्चर नंबर 5 जो है, वहां से हमने नया पेपर पिकअप किया, सीए फाउंडेशन दिसंबर 2020 का पेपर। कोविड अटेम्प्ट है ये, कोविड के बीच में इंस्टीट्यूट ने एग्जाम ली थी। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किया था, बहुत ही धांसू क्वेश्चन था यार। आपको मैं दिखा देता हूं जो जो नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और फॉल्स था, बट कुछ स्टेटमेंट्स बहुत अमेजिंग मिले, और literally if we would have not done this paper we would have certainly ignored these statements. 1B is a very good question, theory question. 1C is a question on sales book. इसमें क्या सावधानी बरतनी आपको, ये मैंने बताया था कि क्यों ऐसा हुआ कि काफी सारे बच्चों ने क्वेश्चन सही किया फिर भी 4 में से 4 मार्क नहीं मिले, वो मैंने आपको यहाँ बताया था। क्वेश्चन नंबर 2A कैशबुक का क्वेश्चन था, बवाल क्वेश्चन था, मां कसम इतना जबरदस्त क्वेश्चन, मतलब कैशबुक का इतना खतरनाक क्वेश्चन नहीं देखा होगा। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का एडजस्टेड कैशबुक मेथड का क्वेश्चन था, इसको हमने सॉल्व किया, डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है, जरूर जाकर देख लेना, क्योंकि बैंक रिकंसिलिएशन के जितने भी क्वेश्चन है मॉड्यूल में, आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू में, उन सब में से सबसे खतरनाक क्वेश्चन है। मतलब एक्चुअली ये क्वेश्चन है, डरना जरूरी है कि लेवल का। इन सब के बाद मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था क्वेश्चन नंबर 3C, जो आप लोगों ने किया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। फटाफट इसको डिस्कस करेंगे और आज के क्लास वर्क करेंगे चालू। करेक्ट, तैयार है सभी लोग? तो इवन दो ये लेक्चर रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड इसलिए क्योंकि इस समय मैं हूं अपने ऑफिस में, एकाग्रता के ऑफिस में आया हूं, इंदौर में हूं। बहुत सारा काम करना है, बहुत सारी चीजें करनी है, तो वो सारा काम करने के लिए मैं भी ऑफिस में हूं। तो मैंने कहा जबकि मैं ऑफिस में हूं तो आपकी लर्निंग स्टॉप नहीं होनी चाहिए, इसलिए लेक्चर्स को रिकॉर्ड करके जा रहा हूं ताकि आप इसको देख सकें। पर आप अपनी जिम्मेदारी मत भूलिएगा, आपकी जिम्मेदारी है जब भी लेक्चर देख रहे हैं वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि आप अटेंडेंस मार्क कर सके, और वीडियो खत्म होने के एंड पे आप इसमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आज का सेशन कैसे लगा। आपको मैंने हमेशा सिखाया है कि जिंदगी में ये 3 शब्द कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर किसी का काम अच्छा लगा है तो उसे अप्रिशिएट करो, खुद से गलती हो गई है तो क्षमा मांगो, सॉरी कहो, और कोई आपके लिए कुछ भी करे तो उसे थैंक जरूर कहो। तो वीडियो के एंड पे
कमेंट जरूर करना है और कमेंट में अपना नाम, अपने शहर का नाम जरूर लिखना है। नाउ दिस इज अ मैंडेट विच यू हैव टू फॉलो इन एवरी सिंगल क्लास, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3C, उसको फटाफट चेक करते हैं और समझते हैं। 5 नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबाउट ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ सुरेश। सबसे पहले मैंने लास्ट लाइन क्यों पढ़ी है, क्योंकि लास्ट लाइन पढ़ के मुझे समझ में आएगा कि पूरा क्वेश्चन मुझे किसके पर्सपेक्टिव से देखना है, ठीक है। मुझे जर्नल एंट्रीज पास करनी है इन द बुक्स ऑफ सुरेश, ठीक है। अब मैं देखता हूं, सुरेश ड्रॉज अ बिल ऑन अनूप फॉर ₹15,000, मतलब सुरेश यहां पर क्या बन जाता है बेटा जी, सुरेश बन जाता है ड्रॉवर। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि ये क्वेश्चन ट्रेड बिल का है या ये क्वेश्चन आको बिल का है, ठीक है। सुरेश draws a bill for 15,000 on Anup on 15th April 2020 for 3 months. कितने months का? 3 months का, which Anup returns to सुरेश after accepting the same. मतलब यार ये जो बिल है इसके अंदर सुरेश बन गया ड्रॉवर और अनुप बन गया ड्रॉई। सुरेश gets it discounted with the bank for 14,700 on 18th April and remit 1/3 amount to Anup. ये क्वेश्चन बन जाता है मेरे दोस्त अकोमोडेशन बिल का। अगर किसी ने कंसेप्ट नहीं किया, वरी नॉट, फिकर नॉट, मैं अभी आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3C, अकोमोडेशन बिल। यार अकोमोडेशन बिल का मतलब क्या होता है? व्हेन देयर आर 2 पार्टीज एंड बोथ द पार्टीज आर इन नीड ऑफ फंड, दोनों को पैसों की जरूरत होती है। अब दोनों को पैसों की जरूरत जो है ये टेम्परेरीली है, ठीक है। अब टेम्परेरी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ बिल खेलते हैं। जैसे बचपन में आप लोग राजा रानी खेलते थे, वैसे ही बड़े होने के बाद ये लोग बिल खेलते हैं, बिल। और ये बिल खेलने के बाद एक जना दूसरे जने पे बिल ड्रॉ करता है, दूसरा एक्सेप्ट करके पहले को वापस देता है, पहले वाला बैंक में जाकर डिस्काउंट करता है, डिस्काउंट कर पैसा लेके आता है, पैसा लाके दोनों भाई मिल बांट के खेल लेते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के लिए मैंने बनाई एक बहुत ही धांसू वर्किंग नोट, एक अमेजिंग वर्किंग नोट का फॉर्मेट मैंने बनाया जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आपको सिखा रहा हूं। अच्छे से समझिएगा, किया है अच्छी बात, नहीं किया है और भी अच्छी बात, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहां पे वर्किंग नोट का फॉर्मेट बना लेते हैं जिससे ये क्वेश्चन हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ओके ओके ओके, 3 कॉलम्स पर्टिकुलर्स और 3 कॉलम्स मुझे यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो 2 पार्टीज यहाँ पर है, एक है सुरेश, एक है अनुप। तो मैं यहाँ पर लिखता हूं सुरेश, अनुप एंड टोटल पर्टिकुलर्स। पढ़ते चलना, समझते चलना आसान है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं बिल नंबर 1 की, पहले बिल ऑफ एक्सचेंज की। पहले बिल ऑफ एक्सचेंज में रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करो, ड्रॉवर कौन है, ड्रॉई कौन है। सुरेश ड्रॉज अ बिल फॉर 15,000 ऑन अनुप, मतलब सुरेश है ड्रॉवर, अनुप है ड्रॉई, ठीक है। सुरेश है ड्रॉवर, अनुप है ड्रॉई। हर चीज में, हर बिल में 3 चीजें हम लोग देखते हैं। व्हाट इज द ग्रॉस अमाउंट ऑफ द बिल, फिर उसमें से डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने डिडक्ट हुए हैं, और फिर हमें मिलता है नेट अमाउंट ऑफ द बिल। मां कसम यार, आज हमारी ना नई बैच चालू हुई है, मिशन सक्सेस बैच। सुबह मजा आ गया, क्या एनर्जी थी क्लास में, नेक्स्ट लेवल। तो आपको भी बता रहा हूं, अगर अभी तक पढ़ाई चालू नहीं की है दिसंबर 23 की, या फिर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मिशन सक्सेस बैच ज्वाइन कर लेना। आज सुबह से ही स्टार्ट हुई है एकाग्रता के ऐप पे, 9,000 रुपीज ऑल द 4 सब्जेक्ट्स। सुरेश ड्रॉज अ बिल ऑन अनुप फॉर ₹15,000। सुरेश है ड्रॉवर, अनुप पे बिल ड्रॉ किया, बिल का अमाउंट है 15,000। अनुप उसको एक्सेप्ट करता है, सुरेश को वापस देता है। सुरेश क्या करता है, बैंक में जाके उसको डिस्काउंट करता है फॉर 14,700। मतलब यहां पर डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने हैं, थोड़ा डिटेल में समझाऊं तो ये मेरी फिगर नंबर 1, ये फिगर नंबर 2। मैं स्टेप नंबर्स लिख रहा हूं ताकि आपको बाद में रिवाइज करने में प्रॉब्लम ना हो। So if the gross amount of the bill is 15,000, after discount amount is 14,700, what is going to be the amount of discount? Can I say balancing figure will be 300? Check all of you. Step number 3. Check all of you. है ना। अब देखो, सुरेश जाता है बैंक में, बिल को डिस्काउंट करता है, बिल को डिस्काउंट करने के बाद बैंक में से 14,700 रुपीज लेकर आता है और एंड रेमिट्स 1/3 अमाउंट टू अनुप। क्योंकि ये अकोमोडेशन बिल है तो दोनों को पैसों की जरूरत है। इट्स लाइक तू चंद्रमुखी, मैं सूर्यमुखी।
तू चंद्रमुखी मैं सूर्यमुखी, तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी, आजा लगा ले छलांग छत से, तू भी सुखी मैं भी सुखी। मतलब दोनों गरीब लोग एकदम ऐसे गरीब बोले तो पैसों की जरूरत है रे, चाय 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 वाले गरीब है रे बाबा। तो अब दोनों ने क्या किया, पैसे को बांट लिया। सुरेश ने रखा 2/3 और अनूप को दिया 1/3। इसको बोलते हैं अकोमोडेशन रेशियो। कौन सा रेशियो बोलते हैं? अकोमोडेशन रेशियो। हमेशा ध्यान रखना, सुख दुख के साथी। बोले तो जो बैंक से पैसा मिला है वो है सुख, और जो बैंक से डिस्काउंट मिला है वो है दुख। सुख दुख के साथी दिया और बाती। बोले तो अब सुरेश बैंक से आता है बाहर और सुख दुख को 1/3 रेशियो में अनूप के साथ बांटता है मुन्ना। मतलब क्या, जो 300 रुपए का डिस्काउंट है उसमें से 200 रुपए इसका, 100 रुपया इसका। हाँ, 14,700 14700 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, 9,800 इसका और 4,900 इसका। ग्रॉस लाइबिलिटी में कैसे होगा? 15,000 में से 10,000 इसका, 5,000 इसका। अब इन सबको मैं स्टेप नंबर लिखता हूं। 1 हो गया 15,000, 2 हो गया 14,700, 3 हमने बैलेंसिंग फिगर निकाला 300। इस सबको मैं लिखता हूं नंबर 4, नंबर 5। तीनों अमाउंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया। अब इसको थोड़ा इंटरप्रीट करने की कोशिश करना। lot of students do face problem in this concept and that's why I am emphasizing this concept। इस पर जोर डाल के आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। अब इसको समझने की कोशिश करना। थोड़ी साइडलाइंस पे मैं स्टोरी यहां पे लिख देता हूं। एक मिनट थांबा। हाँ, अब यहां पर हुआ क्या, बिल नंबर 1 की कहानी समझना। बिल नंबर 1 में ये होगा कि ऑन ड्यू डेट, ऑन ड्यू डेट क्या है? ड्यू डेट, सुरेश ड्रॉज अ बिल ऑफ 15,000 और अनूप ऑन 15th अप्रैल फॉर 3 months। 15 अप्रैल को बिल बनाया 3 महीने का। 15th मई, 15th जून, 15th जुलाई, 16th 17th 18th जुलाई 2017, 18th जुलाई 2020। अच्छे से समझना। सुरेश है ड्रॉवर, अनूप है ड्रॉई। सुरेश ने बिल ड्रॉ किया अनूप पे और अनूप ने क्या किया मुन्ना, उस बिल को किया एक्सेप्ट। बराबर है। अब होगा क्या, होगा ये कि ड्यू डेट, फिर बाद में सुरेश ने बिल को बैंक में जाके किया डिस्काउंट। मतलब हु हैज बिकेम होल्डर इन ड्यू कोर्स? बैंक इज होल्डर इन ड्यू कोर्स। व्हाट डू यू मीन बाय होल्डर इन ड्यू कोर्स? होल्डर इन ड्यू कोर्स वो नादान परिंदा होता है जिसके पास एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का लीगल और क्लियर टाइटल होता है। बैंक इज नाउ होल्डर इन ड्यू कोर्स, मतलब ओनर ऑफ द बिल। अब क्या होगा, ऑन ड्यू डेट मतलब 18th जुलाई 2020। ये सोल्यूशन का पार्ट ही एक्सप्लेन कर रहा हूं। बैंक विल प्रेजेंट द बिल फॉर पेमेंट। बैंक क्या करेगा, ये बिल को प्रेजेंट करेगा फॉर पेमेंट। किसको? टू अनूप। क्यों? क्योंकि अनूप बिल का ड्रॉई है। बैंक किसके पास जाएगा? पेमेंट किससे मिलता है बिल का? ड्रॉई के पास से। तो बैंक क्या करेगा, अनूप के पास जाएगा बिल का पेमेंट लेने। पर सर आप तो बिल तो सर पैसा तो सुरेश ने लिया, फिर अनूप क्यों? सुरेश ने बिल को डिस्काउंट किया है। डिस्काउंट करना मतलब बेचना। 15,000 रुपए का बिल सुरेश ने 14,700 में बेचा है, तो बैंक अब बन गया ओनर। और अब बैंक ड्यू डेट पे 2 महीने बाद, 3 महीने बाद ड्यू डेट पे जाकर अनूप से पैसा मांगेगा। अब ड्यू डेट पे अनूप को बैंक को कितना पे करना है? ऑन ड्यू डेट अनूप इज लाइबल, ध्यान से समझना, एक्सीडेंट पॉइंट्स है। ऑन ड्यू डेट अनूप इज लाइबल टू पे एंटायर 15,000 टू बैंक। अब आप कहोगे क्यों? अनूप का तो शेयर 5,000 रुपए है। आप देखो सर, अनूप का तो शेयर 5,000 रुपए, अनूप 15,000 क्यों देगा? अरे मुन्ना, बैंक को कुछ लेना देना नहीं, तुम्हारा और सुरेश का क्या तो भी चल रहा, हमको नहीं मिया मालूम। तुम लोग पोटा पोटी लोग क्या तुम्हारा चल रहा, हमको कुछ लेना देना नहीं मिया उससे। हम लोग को इतना समझता, हम लोग बैंक है, तुम लोग ड्रॉई हो। आज है ड्यू डेट, ड्यू डेट के दिन हम तुम्हारे पास आते, तुम्हारे पास आकर तुमसे बिल ऑफ एक्सचेंज का पैसा मांगते। चुपचाप कुछ तो भी बात नहीं करने का, चुपचाप
पैसा देने का, बिल को ऑनर करने का। मतलब बैंक इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट वॉट एवर इज द अरेंजमेंट बिटवीन सुरेश एंड अनूप। बैंक इज जस्ट कंसर्न्ड अबाउट इट्स मनी. Its money means the amount of the bill. So on due date, Anup is liable to pay entire 15,000 to bank. However, Anup is supposed to recover. Anup is supposed to recover 10,000 from Suresh. समझ रहे हो आप? अनूप को सुरेश से 10,000 रुपए लेना है. However, अनूप इज सपोज टू रिकवर 10,000 फ्रॉम सुरेश. मतलब होना यह चाहिए कि ड्यू डेट से पहले सुरेश जो है 10,000 देगा अनूप को, अनूप अपना 5,000 जोड़ेगा और दोनों का मिलाकर 15,000 रुपए बैंक को दे दिए जाएंगे. अब यहां पर कुछ बच्चे सवाल पूछ सकते हैं, सर व्हाई नॉट 9,800 एंड 4,900? क्योंकि ये उस दिन की वैल्यू थी जिस दिन बिल को डिस्काउंट किया था. आज ड्यू डेट पे बैंक क्या करेगा? बैंक विल रिकवर द कंप्लीट मनी. प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आप डिस्काउंटिंग के ट्रांजैक्शन को देखते हो, आपको उसमें लोन के फीचर्स नजर आएंगे. एक तरीके से बैंक आपको लोन दे रहा है. जब आप कह रहे हो ना बिल को डिस्काउंट कर रहा है, तो बैंक बिल को डिस्काउंट कर रहा है, मतलब बैंक आपको लोन दे रहा है. और जो डिस्काउंटिंग चार्जेस है उसका नेचर होता है इंटरेस्ट. तो जब जिस दिन बिल ड्रॉ किया था उस दिन सुरेश जब बैंक के पास गया तो बैंक ने 15,000 के बिल का 14,700 क्यों दिया? क्योंकि ये बिल जो है इसका टर्म है 3 मंथ्स. बैंक को उसका पैसा कब मिलेगा? 3 महीने बाद. तो बैंक ने अपने दिमाग में कैलकुलेशन कर लिया कि भाई साहब मेरा गणित कहता है कि 3 महीने का ब्याज बनता है 300 रुपए, तो 15,000 रुपए मेरे को 3 महीने बाद मिलेगा. फ्यूचर वैल्यू, उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो यारो. आज की प्रेजेंट वैल्यू 14,700 देकर खत्म करो. बैंक विल रिकवर कंप्लीट मनी. ग्रॉस अमाउंट दिमाग में रखना. हाउएवर अनूप इज सपोज टू रिकवर 10,000 फ्रॉम सुरेश. ये समझ में आया? लेकिन इन दोनों के बीच में जो कुछ भी चल रहा उससे बैंक को कुछ लेना देना नहीं है. बैंक कहेगा ये बिल ऑफ एक्सचेंज है. बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर ड्रॉई का नाम किसका लिखा है? अनूप. तेरे का अमाउंट कितना लिखा है? 15,000. चुपचाप चल 58 की गटला की 15,000 रुपये दे की. जास्तीचं बोलायचं नाही. समजलं का तुला? की दाखवू तुला काय? जास्तीची शानपण इथे चालणार नाही. गप्प बस की, शांत बस एकदम. एकदम तोंडावर बोटच पाहिजे, नाही तर तुझ्या मुस्कटातच मारणार मी, एक सांगतो आधीच. हाँ ठीक है. तो अनूप इज सपोज टू रिसीव 10,000 फ्रॉम सुरेश. अब सुरेश दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता. क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे क्या कहते हैं. ये वैसे भी जो भी मैंने मराठी में बोला, इट वाज नॉट सपोज टू बी अंडरस्टैंडेबल, नॉट रेलिवेंट, देयरफॉर सिर्फ मनोरंजन के लिए. ऑन द ड्यू डेट सुरेश फेल टू रेमिट द ड्यू अमाउंट ड्यू टू अनूप. उलाला, मतलब ड्यू डेट पे सुरेश ने अपना 10,000 अनूप को नहीं दिया. अनूप का नुकसान हो गया रे. बट ही एक्सेप्ट्स अ बिल ऑफ 17,500 फॉर 3 months. सुरेश ने अनूप को बिल का पैसा नहीं दिया, लेकिन सुरेश ने अनपू को बोला कि एक काम करो, तुम मेरे पे दूसरा बिल बनाओ. अब बोले तो क्या, अभी इधर पिक्चर में आता बिल नंबर 2. बिल नंबर 2 कौन बनाता रे बाबा? बिल नंबर 2 बनाता अनपू, बोले तो अनूप, वो बोले तो ड्रॉवर, और सुरेश बोले तो कौन? ड्रॉई. समझ रहे हो? सुरेश फेल टू रेमिट हिज शेयर. हाउ मच इज हिज शेयर? हम क्वांटिफाई करते हैं. fails to remit the amount is 10,000. Suresh failed to remit 10,000 to Anup. Therefore he asked Anup to draw a fresh bill. Okay, वापस का वो पूरा की पूरा राडा करने का रे बाबा. वापस राडा करने का. काय रे मावशी, कशाला ओरडतीये? सकाळी सकाळी डोक्याची वाट लावती मावशी. हाँ, अब ये देखो, अब बिल कितने का बनाया? अनूप ने बिल बनाया 17,500 का. ओके, gross amount of the bill 17,500. oh wow, which Anup discounts for 17,100. अब अनूप ने जाके डिस्काउंट किया 17,100. स्टेप नंबर्स हम करते हैं कंटिन्यू. 1 2 3 4 5 हो चुका है. ये स्टेप नंबर 6, ये स्टेप नंबर 7, बैलेंसिंग फिगर. स्टेप नंबर 8, what is the amount of discounting charges? Check all of you. Is it coming 400 rupees? बहुत बढ़िया, बहुत दिल खुश कर देता, दिल खुश कर देता. एंड रेमिट्स 2825 टू सुरेश. अहिला
अनूप ने क्या किया, सुरेश को दिया 2825। अब यहां पर थोड़ा समझने की कोशिश करना। ऑलरेडी बिल नंबर 1 की एक उधारी बाकी है। अनूप को सुरेश से 10,000 लेना है। अनूप को कभी कभी राष्ट्रभाषा काम आती है। सुरेश से 10,000 लेना है। अनपू क्या करता है, अरे ओ अनपू, अनपू ये जो नेट अमाउंट बनता है ना, इस नेट अमाउंट में एडजस्टमेंट करता है पहले वाले का। मतलब जो पहले वाला ये 10,000 रुपया लेना बाकी था ना, वो 10,000 रुपये का यहाँ पे अनपू क्या करते रे बाबा, एडजस्टमेंट करते रे बाबा अनपू। और फिर आता है फाइनल रेमिटेंस। समझने की कोशिश करना, ये जो पहले वाला 10,000 बाकी है ना, ये 10,000 का यहाँ पे सेटलमेंट करता। मतलब पैसा देने से पहले भैया तुम पहले का पैसा जो बाकी वो रिकवर करोगे ना। नॉर्मल सोचो, नॉर्मल इंसान एकदम नॉर्मल, हाँ सीए कर रहे हो भैया। और फिर दिया 2825, फाइनल सेटलमेंट 2825। ठीक है, स्टेप नंबर 9, स्टेप नंबर 10। अब नीचे से ऊपर जाने का, 2825 है ना, बराबर लिखे 2825, उसमें 10,000 ऐड करने का। सर क्या इतना भी नहीं आता कि आपको 2825 में 10,000 ऐड करें तो कितना होता है? सर कैसे थी, कैसे मास्टर बन गए रे तुम लोग? 12,800 ज्यादा नहीं बोलने का, ऐसे एक मार पड़ेगी, समझ, बहुत मार खाएंगे। हाँ, ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 11। अब समझना, अनपू को बैंक से टोटल कितना मिला, 17,100। 17,100 में से अनपू ने सुरेश को कितना दिया, सुरेश को दिया 12,825। मतलब अनपू के खुद के पास कितना बचा, अनपू के खुद के पास बचा 4,275। यात्रीगण कृपया ध्यान दे, प्लेटफॉर्म नंबर पे आने वाली ट्रेन 6126 चेन्नई जोधपुर एक्सप्रेस है। टिंग टोंग टिंग। चेक करो कैसे निकालिए फिगर। 4275 इज, यार बैंक से कितना मिला 17,100 और अनपू ने कितना दिया 12,008। पर सर अनपू ने तो 2825 दिया सर, 12 राजा 2825 फाइनल सेटलमेंट है। 10,000 रुपया एडजस्ट कर लेने के बाद दिया है। ग्रॉस कितना दिया है? ओ, अब एक काम कर राजेश, इन दोनों फिगर्स को कंपेयर करके रेशियो बना, रेशियो निकालो, लिस्ट बनाओ, सबकी लिस्ट बनाओ। 12,825 डिवाइडेड बाय 4275, उलाला, इट इज कमिंग 3, इट इज कमिंग 3। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है सर, अनपू ने जितना रखा उसका 3 गुना सुरेश को दिया। जरूरी नहीं है, मार्क कर लेना, एक क्वेश्चन के अंदर अकोमोडेशन बिल के क्वेश्चन में दोनों बिल्स में सेम अकोमोडेशन रेशियो हो असं काही गरजेचं नाही। समझ लो कि नहीं? बरोबर है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कहना इसे यहां पर रेशियो हो रहा है 3/4 एंड 1/4। वाह सर, आपके पास है क्या दिमाग? कैसे निकाले वापस बताओ, मार खाओगे? लो अपने कैलकुलेटर पे 12,825। इतना स्ट्रिक्ट टीचर के सामने ऐसे बर्ताव करते हो, डिवाइडेड बाय 4275। हाँ, मतलब Anpu has given 3 times to Suresh and kept 1 time himself. So ratio is 3:1. Ratio is 3:1 मतलब fractional 3/4 1/4. Okay sir, now I understood. तो अब हम क्या करेंगे, सुख दुख के साथ ही दिया और बाकी 400 रुपए को बीसी रेशियो में डिवाइड करेंगे, 300 रुपए और 100 रुपए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 17,500 भी 4 से डिवाइड करेंगे, 4,375 13,125। भाई साहब, तोड़ू वर्किंग नोट है, बाप वर्किंग नोट है। चैलेंज करता, मैं ऐसा सिखाएगा ना तुमको दोस्तों, मैं सच बता रहा हूँ, जोक्स अपार्ट, कमिंग टू माय सीरियस कैरेक्टर, आई एम अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर। ठीक है, हुडी अच्छा लग रहा है ना, मुझे पता है, थैंक यू। नो ऑटोग्राफ्स, नो फोटोग्राफ्स। भाई साहब, अंशुल अग्रवाल ना तुमको ऐसा पढ़ाएगा कि एक चीज की गारंटी है कि अगर तुम्हारे दिमाग में उतर गया ना, अगर तुमको समझ में आ गया, तो मैं चैलेंज करता हूं तुम भूल के दिखाओ मेरे को, ये मैं तुमसे वादा कर। ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे, ऐसा एक्सप्लेनेशन मिलेगा, चैलेंज है मेरा, चैलेंज है कि तुम भूल के दिखाओ। भूलने नहीं दूंगा मैं तुमको, ये समझना, प्रोवाइडेड तुम समझो। अगर समझोगे नहीं तो बोलोगे निश्चित। ठीक है, बिफोर द मेच्योरिटी ऑफ रिन्यूड बिल सुरेश बिकेम इंसॉल्वेंट। शाबाश। अब देखो कहानी यहां पे पलटी कैसे।
अब हुआ ये भाई कि अनूप ने क्या किया, 2 नंबर का बिल बनाकर खुद का 10,000 रुपया रिकवर करके मोकला हो गया। अब बिल नंबर 2 में ड्रॉवर कौन है सर? बिल नंबर 2 के अंदर ड्रॉवर है अनूप और ड्रॉई है सुरेश। अब बिल नंबर 2 के लिए बैंक किसके पास जाएगा? हु विल बैंक विल प्रेजेंट द बिल टू हुम? सुरेश। भाई साहब बैंक सुरेश के पास जाकर पूरा के पूरा बिल का पैसा मांगता था। ढूंढो उससे पहले कांड हुई गवा। क्या कांड हुई गवा? सुरेश बिकम इंसॉल्वेंट। आइला सुरेश जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया घोषित हो गया। अब अगर बैंक जाता है ड्रॉई के पास, एंड इफ ड्रॉई इज नॉट ऑनरिंग द बिल, तो बैंक अपना पैसा किससे रिकवर करेगा? बैंक विल रिकवर देयर मनी फ्रॉम द ड्रॉवर। लिहाजा बैंक क्या करेगा? अपने रिकॉर्ड्स खंगालेगा, चेक करेगा, और बैंक के रिकॉर्ड्स के हिसाब से बैंक के पास ये बिल डिस्काउंट किसने किया है? अनूप ने किया है। प्राइमरी लाइबिलिटी सुरेश की है, ड्रॉई की है, सेकेंडरी लाइबिलिटी अनूप की है। अगर सुरेश इंसॉल्वेंट हो गया है, मतलब बिल डिसऑनर हो गया, तो बैंक जाएगा अनूप के पास और बैंक अनूप से पूरा 17,500 रुपया रिकवर करेगा। 17,500 में से आउट ऑफ 17,500 अनूप्स हिज ओन लाइबिलिटी इज 4,375 एंड how much money is Anup paying on behalf of Suresh is 13,125. 13,125 रुपए is the amount what Anup is paying on behalf of Suresh। मतलब कुल मिलाकर यहां पे एक कंक्लूजन, एक निष्कर्ष ये निकलता है, अनूप को सुरेश से 13,125 लेना है। सर ये 13,125 में पहले का 10,000 भी तो जोड़ेंगे, मार खाओगे? क्यों सर? ये 13,125 जो है इट ऑलरेडी इंक्लूड्स प्रीवियस 10,000। अरे मुन्ना, सास भी कभी बहू थी, समझना। ये नया बिल कायकू बनाया ताकि पहले का पैसा रिकवर कर सके। ये गरीब ने खुद के पास तो 1/4 ही रखा है ना, 3/4 पैसा किसको दे दिया था? ओ, अनूप को सुरेश से 13,125 लेना है, लेकिन कितना रिकवर हुआ है? सिर्फ 50% रिकवर हुआ है। इसका मतलब है बैड डेट कितना होगा? बैड डेट विल बी 13,125 का 50%। 13,125 का 50% होता है 6,562.50। हो गया क्वेश्चन? नहीं, ये तो वर्किंग नोट है और ये मैंने समझाया इसीलिए इतना टाइम लगा। भाई देख, अभी बता रहा हूं, टाइम लगेगा, कोई हरकत नहीं है, बट अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है। आरटीपी पीवाईक्यू बैच है, बट फिर भी मैं बता रहा हूं, यहां पर जो लेवल के क्वेश्चंस है और जिस लेवल से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, मैं गारंटी दे रहा हूं किसी ने अगर ये कंसेप्ट कवर नहीं किया ना तो भी उसको समझ जाएगा। और ये मैं बोल नहीं रहा हूं, मैं प्रूव करके दिखा रहा हूं, देख लेना। अब हम जर्नल एंट्रीज करते हैं इन दी बुक्स ऑफ अनूप। नरेशन नहीं लिखूंगा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हूं मैं। इन दी बुक्स ऑफ सुरेश, अनूप नहीं, सुरेश की बुक में जर्नल एंट्री करना है। अब आप सिर्फ ड्रॉवर या ड्रॉई नहीं लिख सकते हो, बिकॉज सुरेश ड्रॉवर भी है और ड्रॉई भी है, दोनों रिलेशनशिप है। चलिए, सुरेश ड्रॉज अ बिल फॉर 15,000 ऑन अनूप ऑन 15th April 2020। पहली जर्नल एंट्री कब होगी? 15th April 2020 को। क्या एंट्री पास करेंगे? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 15,000 टू अनूप्स अकाउंट 15,000। चेक ऑल ऑफ यू। 1 मिनट था ना। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 15,000 टू अनूप्स अकाउंट 15,000। अनूप ने बिल एक्सेप्ट किया, उसकी कोई एंट्री नहीं होती है। सुरेश को वापस दिया, उसकी कोई एंट्री नहीं होती है। अगली एंट्री होगी कब? जिस दिन सुरेश बैंक में जाके बिल को डिस्काउंट करेगा। एंड व्हाट इज दैट डेट? 18th April। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। आप सिर्फ बैंक अकाउंट लिखोगे तो भी चलेगा, सिर्फ कैश अकाउंट लिखोगे तो भी चलेगा। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। एक बार तो सुरेश को पूरा पैसा मिलेगा। लुक एट योर वर्किंग नोट। सुरेश को बैंक से मिलता है 14,700 और 300 रुपीज का डिस्काउंटिंग। तो 14,700
300, 15,000। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। और अब क्या करता है, बैंक से बाहर आने के बाद एंड रेमिट्स 1/3 अमाउंट टू अनूप, और 1/3 कैश और 1/3 डिस्काउंट वो अनूप को ट्रांसफर कर देता है। 18 अप्रैल 2020, डेबिट द रिसीवर, अनूप्स अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश और बैंक 4,900 एंड टू डिस्काउंट 100। ये सारी की सारी फिगर्स हमें कहां से मिल रही है? वी आर गेटिंग इट फ्रॉम अवर वर्किंग नोट। चेक ऑल ऑफ यू। इसलिए वर्किंग नोट में जो टाइम आपने इन्वेस्ट किया ना, वो टाइम आपको बाद में काफी यूजफुल होने वाला है। करेक्ट। अब क्या हुआ, जस्ट अ मिनट, अब क्या हुआ, सुरेश ने अनूप को पैसा दे दिया। अब दोनों जने अपने मस्ती मार रहे। 3 महीने के बाद बैंक आती है। बैंक आती है किसके पास? अनूप के पास। सुरेश ने, मैंने अनूप को पैसा दिया, नहीं दिया, ठीक है। अनूप ने बिल को ऑनर किया, सर्टेनली किया है, उसकी मेरे बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी। ऑन द ड्यू डेट सुरेश फेल टू रेमिट द अमाउंट ड्यू बट ही एक्सेप्ट्स द न्यू बिल। अब 2 नंबर का बिल अनूप मुझ पे बनाएगा और मैं एक्सेप्ट करूंगा, लेकिन ये कब होगा? ऑन द ड्यू डेट। व्हाट इज द ड्यू डेट? हमने निकाली है, देख लेना। ड्यू डेट है 18 जुलाई 2020। कैसे ये 18 जुलाई? वापस देख लेना। 15 अप्रैल और 3 महीने, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, 16, 17, 18 जुलाई 2020 को अगली जर्नल एंट्री होगी। 18 जुलाई 2020। हम है कौन? सुरेश। थिंक फ्रॉम द सुरेश व्यू पॉइंट। अनूप ने हमारे ऊपर एक बिल बनाया। कितने का बिल बनाया? लुक एट द अमाउंट ऑफ द बिल, 17,500। हमने एक्सेप्ट किया, एंट्री पास करेंगे। अनूप्स अकाउंट डेबिट 17,500 टू बिल्स पेबल अकाउंट 17,500। अनूप्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 17,500। अनूप है ड्रॉवर, मैं हूं ड्रॉई, ठीक है। अनूप ने बिल बनाया, उसकी एंट्री अनूप ने पास की, मुझे दिया, मैंने एक्सेप्ट किया, मैंने एंट्री पास की। अब मैंने दिया वापस अनूप को। अनूप बैंक में जाता है, डिस्काउंट करता है। अनूप बैंक में जाके डिस्काउंट कर कर मुझे कुछ पैसा ट्रांसफर करता है। अगली एंट्री पास होगी 18 जुलाई 2020 को, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। अब अनूप मुझे कितना पैसा ट्रांसफर करता है? अनूप मुझे 12,825 देता था, लेकिन मतलब he was supposed to pay me 12825, but he has deducted 10,000 therefrom and paid me 2825. So Anup has paid me 2825. Discount account debit. How much discount has he transferred to me? 300. 300 to Anup's account. So 2825 plus 300, 3125. समझ रहे हो? अमेजिंग क्वेश्चन है, ठीक है। अनूप ने मुझे कैश दे दी, डिस्काउंट दे दी। अब ड्यू डेट पे मेरी जिम्मेदारी है बिल को ऑनर करने की बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ द रिन्यूड बिल। अब देखना, बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ द रिन्यूड बिल, कोई आपको डेट दिया नहीं है, कब हुई ये घटना, क्या हुई, नहीं हुई, तो इस एंट्री की डेट ब्लैंक रखा तो भी चलेगा। सुरेश मतलब हम बिकम्स इंसॉल्वेंट। जैसे ही हम इंसॉल्वेंट बनते हैं बेटा जी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लग जाता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है एनी एग्रीमेंट विद एन इंसॉल्वेंट पार्टी इज वॉइड। तो अपन वॉइड बन, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, ये बिल ऑटोमेटिकली डिसऑनर हो जाएगा। क्या एंट्री पास करेंगे? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। कौन से नंबर का बिल डिसऑनर हो रहा है? 2 नंबर का, 17,500 टू अनूप्स अकाउंट 17,500। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 17,500 टू अनूप अकाउंट 17,500। और फिर फाइनल रिकवरी जो अनूप हमसे कर रहा है वो कर रहा है 31 अक्टूबर की। लास्ट एंट्री पास करेंगे 31 अक्टूबर 2020 को। अनूप्स अकाउंट डेबिट, जितना अनूप को मुझसे लेना है, देखो मैंने उसका अमाउंट ऑलरेडी निकाल लिया है। देखो आपको मैंने यहाँ बताया ना, अनूप को मुझसे लेना है 13,125, पर मुझे पता है कुछ लोग मुझसे सहमत नहीं होंगे, बट मैं प्रूव कर दूंगा। जितना अमाउंट अनूप को मुझसे लेना है, क्या मैं पूरा के पूरा अमाउंट पे कर रहा हूं? नहीं, 50% टू कैश और बैंक अकाउंट, और जो मैं पे नहीं कर पा रहा हूं
वो कहाँ जाएगा? डेफिशिएंसी अकाउंट में। अब मैं आपको ये प्रूव करता हूं कि जो 13125 की फिगर मैंने निकाली है वो सही है। कैसे प्रूव करोगे सर? अरे रुक तो जा रे लल्ला, रुक तो जा। ये देखो, बुक्स ऑफ इन बुक्स ऑफ सुरेश, मैं टी फॉर्मेट में आपको सिर्फ प्रूफ करने के लिए अनूप का अकाउंट बना रहा हूं, सिर्फ प्रूफ करने के लिए। पहली जर्नल एंट्री में 15,000 क्रेडिट हुआ, दूसरे में कुछ नहीं है, तीसरे में 5,000 डेबिट हुआ, फोर्थ में 17,500 डेबिट हुआ, फिफ्थ में 3,125 क्रेडिट हुआ, सिक्स्थ में 17,500 क्रेडिट हुआ। दैट्स ऑल। नाउ इफ यू क्लोज दिस अकाउंट यू विल गेट टू नो 15,325 plus 17,500, 35625। समझना, 35625 minus 5,000 minus 17,500 is this coming 13,125। चेक कर लो। मतलब लेजर अकाउंट बनाओगे तो भी उतना ही आंसर आएगा जो मेरी वर्किंग नोट में ऑटोमेटिकली आपको मिल रहा है। 13,125 आपको ऑटोमेटिकली मेरी वर्किंग नोट में मिल रही है फिगर। 13,125 का 50% मिल रहा है ना? तो एंट्री क्या होगी? अनूप अकाउंट डेबिट 13,125 टू कैश और बैंक अकाउंट 6,562.50 एंड टू डेफिशिएंसी 6,562.50। सर इसमें कुछ क्वेश्चन, नरेशन लिखना कंपलसरी है? हाँ। एग्जाम में बीपीबीआर लिख सकते हैं? नो, उसके मार्क्स कटेंगे। सर वर्किंग नोट इस तरीके से टी फॉर्मेट में बना सकते हैं? नो, वर्किंग नोट में टू और बाय लिखना जरूरी है। ड्रॉ करते समय टी में ड्रॉ किया, कोई हरकत नहीं। सर इज इट नेसेसरी टू शो द वर्किंग नोट? आंसर इज यस, क्योंकि बिना वर्किंग नोट बनाए आप क्वेश्चन में सर्टनली गलती करोगे। देखो वर्किंग नोट बना के 2-4 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, अभी मेरे को भी लगा ना, आज का ऑलमोस्ट पूरा लेक्चर लगा है क्वेश्चन डिस्कस करने में, पर कोई गम नहीं, तुमको मिलेगा कुछ कम नहीं। समझ रहे हो? समय ज्यादा का लगे कोई गम नहीं, पर तुमको कुछ मिलेगा कम नहीं, ये समझना। मजेदार। कुछ लोगों की याददाश्त चली गई होगी डेफिनेटली क्वेश्चन करने के बाद। बड़ी ही सिस्टमैटिकली आपने क्या किया ना, होमवर्क ऑफ लेक्चर 5 को बना दिया आपने क्लास वर्क ऑफ लेक्चर नंबर 6 पर। चलो ठीक है, मतलब आज इसी बात पे तुमको 2-2 होमवर्क दे दूंगा मैं। क्या ही कर लोगे तुम लोग, है ना? ठीक है, 2 होमवर्क तो आज दे के रहूंगा भाई। आज का होमवर्क तुम लोग ले लो, ये दो, होमवर्क ऑफ लेक्चर नंबर 6 कंसाइनमेंट, और ये वाला होमवर्क, अच्छा ये मेरे को आपको करवाना है, ये वाला ले लो, होमवर्क ऑफ लेक्चर नंबर 6, ये वाला। ये 2 क्वेश्चंस होमवर्क है आपके आज। ट्रैकर हाथ के हाथ अपडेट कर देता हूँ, कुछ लोग आज छाप रहे हैं जब तक। ट्रैकर ट्रैकर मेरी जान कल हमसे एक बार। लेक्चर नंबर 6 में आज मैंने क्या किया है? लेक्चर नंबर 6 के अंदर आई हैव एक्सप्लेन्ड कंसेप्ट ऑफ अकोमोडेशन बिल एंड सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3C। इसके बाद क्लास वर्क तो अभी कौन सा करेंगे क्या मालूम। होमवर्क आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 3A कंसाइनमेंट एंड 3B1, 3B2, 1 नहीं 2, 3B2। हाँ जी, समझ में आ गया। तो एक क्वेश्चन आपको होमवर्क है कंसाइनमेंट अकाउंट का, 5 मार्क का क्वेश्चन है, सिर्फ कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है। और 3B2 के अंदर बायलैटरल ट्रांजैक्शन का क्वेश्चन है, एवरेज ड्यू डेट का। डोंट वरी, डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, बट ये अभी आपका आज का होमवर्क है। क्लियर हुआ? हमारा अभी बचता है क्वेश्चन नंबर 2B और 3B। समय है हमारे पास? है, ये कर लेते हैं, इन्वेंटरी वैल्यूएशन का क्वेश्चन कर लेते हैं। क्लास वर्क लिख लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 2B। मजेदार लेक्चर है भाई, हंसो एकदम। चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2B करने जा रहे हैं हम सब लोग, फोकस चाहिए सभी का मुझे। थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है बट मेरा क्वेश्चन है। रेडी ऑल ऑफ यू? इन्वेंट्री वैल्यूएशन का क्वेश्चन है।
Physical verification of stock in a business was done on 23rd February 2020. No problem. Physical verification का डेट दिया 23rd February 2020. The value of stock on that date was 28 lakh rupees and the following transaction took place from 23rd February to 29th February. एक चैप्टर है इन्वेंट्री वैल्यूएशन नाम का, जिसके अंदर हम देखते हैं कि हमें ईयर एंडिंग डेट का, बैलेंस शीट डेट का, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू चाहिए। लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, डबली श्योर होने के लिए, रीअश्योर करने के लिए हम एक एक्सटर्नल पार्टी को बुलाकर फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन करवाते हैं। अब ये जो फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन है ना दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि आपके ईयर एंडिंग डेट को ही हो। जैसे इस क्वेश्चन में ईयर एंडिंग डेट है 29 फरवरी। This physical stock verification can either be conducted few days before the year ending date or even few days after the year ending date. Now, if you look at this question, your physical stock verification is being done on 23rd February. Year ending date is 29th of February. That means आपने फिजिकल स्टॉक टेकिंग किस दिन किया है, 23rd फेब को। उस दिन का स्टॉक कितना है, 28 लाख रुपए। और आपको स्टॉक अब कब का निकालना पड़ेगा, 29 फेब का। तो आपको 23 फरवरी से 29 फरवरी तक, मतलब ये 6-7 दिनों में जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए ना, उसका इफेक्ट देना पड़ेगा, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। इसको कहते हैं फॉरवर्ड रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। अगर सपोज आपने यही स्टॉक टेकिंग 10 मार्च को किया होता था, मतलब ईयर एंडिंग डेट के बाद, तो आप 10 मार्च से पीछे आते थे, उसको कहते हैं बैकवर्ड रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलेशन नहीं है रे पगले, बैकवर्ड रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। समझ में, फॉरवर्ड रिकंसिलेशन एंड बैकवर्ड रिकंसिलेशन। क्लियर? तो ये क्वेश्चन है फॉरवर्ड रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का। 29 फरवरी का आपको स्टॉक चाहिए, 23 का आपके पास स्टॉक है। ठीक है, कम टू योर रजिस्टर्स। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बी है ना शायद, हाँ, क्वेश्चन नंबर 2B। इन्वेंट्री वैल्यूएशन। किस किस लोगों का हुआ है ये चैप्टर, अच्छे से मुझे बताना। कमेंट्स के अंदर मुझे सारी चीजें लिख के बताना। मैं लाइव क्लास नहीं ले रहा हूं, पर मैं क्लास देखूंगा जरूर और लाइव चैट जरूर पढ़ूंगा, और सबसे इंपॉर्टेंट मैं कमेंट्स पढ़ूंगा। तो क्लास खत्म होने के बाद मुझे कमेंट्स बताओ और एक हैबिट डाल लो। आज से हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, इसके आगे जितनी भी क्लासेस में, तो उस क्लास में जो जो चैप्टर के क्वेश्चन हो रहे हैं, उस चैप्टर के अंदर आप वो क्वेश्चन के अंदर, वो चैप्टर के अंदर आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल डिफाइन करेंगे। जैसे कि आज के लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन किया बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, और दूसरा क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन का। तो आपको क्या करना है, आज के कमेंट सेक्शन में पहले तो आप मेरी ऑब्वियसली तारीफ करेंगे ना, डियर सर, लव यू सर, जो भी है, मतलब हम तारीफ तो करेंगे, मतलब गाली देने वाला गाली भी देगा, डिपेंड करता है। पहले वो सब लिख लेना, फिर अपने कॉन्फिडेंस लेवल को डिफाइन करना कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आपका कॉन्फिडेंस कितना है। सर इट इज 7 आउट ऑफ 10। इन्वेंट्री के अंदर सर इट इज 5 आउट ऑफ 10। और फिर नीचे अपना नाम लिख लेना, है ना। तो आप अपना नाम लिख दोगे नीचे, और फिर अपने शहर का नाम लिख दोगे, बस। हाँ बस, मतलब मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे नाम को सीरियसली मत लो, बस ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो मैं ना लाइव नहीं ले रहा हूँ, पर मैं आपके कमेंट जरूर पढ़ूंगा। तो कमेंट्स पढ़ूंगा तो मुझे पता चलता रहेगा कि कांड चल रहा है या कांड हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास हमें कौन सा स्टेटमेंट बनाना है, हमें यहाँ पर बनाना है फॉरवर्ड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और यहां पर हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन, जिस दिन स्टॉक टेकिंग हुआ उस दिन का, 23rd फरवरी 2020, 28 लाख रुपए। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 23rd फरवरी 2020, 28 लाख। क्लियर है? नाउ out of the goods sent on consignment, goods worth rupees 2,30,000 were still unsold. हमने कुछ गुड्स कंसाइनमेंट पे भेजे हैं, जिसमें से अभी भी गुड्स अनसोल्ड है। अनसोल्ड है मतलब ये है स्टॉक विद कंसाइनी। अब स्टॉक विद कंसाइनी में होता क्या है, मैंने आपको पढ़ाया कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर, है ना। गो एंड चेक आउट द प्लेलिस्ट ऑन दिस चैनल।
स्टॉक विद कंसाइनी का पजेसर कंसाइनी होता है, बट ओनर कौन होता है? कंसाइनर। यहां पर मैं हूं कंसाइनर, मतलब ये 28 लाख रुपीस का जो मेरी इन्वेंट्री है, जो मेरा स्टॉक है, उसके अलावा 2,30,000 का स्टॉक ऐसा है जो मेरा है पर मेरे पास नहीं है, तो उसको मैं यहां पर करूंगा ऐड स्टॉक विथ कंसाइनी। कुछ दिया नहीं है, इसका मतलब है दिस इज द कॉस्ट प्राइस। 2,30,000 में इसमें ऐड कर दूंगा। मतलब मुझे क्या निकालना है कि 29 फरवरी को मेरे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या है। जरूरी नहीं है मेरे पास हो, अगर वो मेरे पास नहीं है तो भी इट शुड बी माय क्लोजिंग स्टॉक ओन्ड बाय मी। ठीक है, पहला एडजस्टमेंट हो गया। परचेजेस ऑफ 3 लाख वर मेड आउट ऑफ द गुड्स वर्थ रुपीज 1,20,000 वर डिलीवर्ड ऑन 5 मार्च। 23 फरवरी को जब स्टॉक टेकिंग हुआ, उसके बाद मैंने कुछ गुड्स खरीदे। 28 फरवरी तक ऐसे कितने के गुड्स हैं जो मैंने खरीदे हैं और मुझे मिले हैं? क्योंकि वो गुड्स आज 23 फरवरी को मेरे स्टॉक में नहीं है, लेकिन वो गुड्स 29 फरवरी को मेरे स्टॉक में होंगे। आई मीन टू से आई विल एड ऑल द परचेजेस मेड ड्यूरिंग द पीरियड। परचेजेस during the period. What are my amount of purchases during the period? Sir, it is 3 lakh. No, 3 lakh rupees के goods आपने खरीदे हैं, but you have to check how much is the amount of goods purchased and delivered up to 29th February. सर ये कह रहा है कि 3 लाख में से 1,20,000 की गुड्स आपको 5 मार्च को मिला है, मतलब 29 फरवरी के बाद। तो अगर मैं इसको माइनस कर दूं ना, तो मुझे पता चल जाएगा कि अप टू 29 फरवरी आपको 1,80,000 रुपीज के गुड्स मिले। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, व्हाट डू यू नीड? यू नीड द वैल्यू ऑफ द गुड्स परचेस्ड एंड रिसीव्ड। गुड्स परचेस्ड एंड रिसीव्ड। ठीक है सर। Sales were 13,60,000, which includes goods worth rupees 3,20,000 sent on approval basis. Half of these goods were returned before 29 February 2020, but no information is available regarding the remaining half goods. Goods are sold at cost plus 25%. Now, cost plus 25% का मतलब होता है cost पे 25% is equal to selling price पे 20%. हाँ, कैसे निकाला ये? आसान है। सपोज मेरी कॉस्ट प्राइस है 100, तो प्रॉफिट का परसेंटेज कितना बोला आपने? 25% ऑन कॉस्ट प्राइस। सो हाउ मच विल बी माई सेलिंग प्राइस? माई सेलिंग प्राइस विल बी 125। नाउ you know percentage profit on cost price, you have to calculate percentage profit on selling price. So 25 upon 125 multiplied by 100 अगर आप करते हैं तो it comes to 20% of selling price. However, goods costing 2,40,000 have been sold for rupees 1,50,000. Now this is a very critical adjustment, और वैसे तो हमारे पास 10 मिनट बचे हैं। आई डोंट नो ये पूरा खत्म हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, बट कोशिश पूरी करते हैं। ठीक है, अब आप एक काम कीजिएगा, इसके बाद ना 4-5 लाइंस ब्लैंक छोड़ दीजिए। 4-5 लाइंस को ब्लैंक छोड़ दीजिए, ये स्टेटमेंट को यहां पर कंप्लीट कर लीजिए। 4-5 लाइंस को ब्लैंक छोड़ दीजिए, मतलब ये 4-5 लाइंस की ब्लैंक छोड़ने के बाद हमें क्या मिलने, इसके बाद वी विल गेट वैल्यू ऑफ closing stock as on 29th February 2020। क्लियर हो रहा है सभी को? अब मैं जो लिख रहा हूं लिख लीजिए, देखते हैं। आज समय रहा तो आज एक्सप्लेन कर दूंगा, नहीं तो कल की क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा। सेल्स वर 13,60,000। इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। नॉर्मल सेल्स एंड सोग्रा सेल्स।
नॉर्मल सेल्स का मतलब होता है ऐसे गुड्स जिसमें कोई रिटर्न पॉलिसी नहीं है, और सोगरा बेसिस सेल्स का मतलब है वो गुड्स जिसमें रिटर्न पॉलिसी है, जिसमें कस्टमर को ऑप्शन दिए। दोनों में से कौन सी फिगर है? सेल्स वर 13,60,000 आउट ऑफ विच गुड्स वर्थ रुपीज 3,20,000 वर सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। ओके, ये वाली फिगर हमें दी गई है। 3,20,000 के गुड्स एट सेलिंग प्राइस आर सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। जो गुड्स अप्रूवल बेसिस पे बेचते हैं, सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न और अप्रूवल का जो आपका टॉपिक है उसके अंदर हम पढ़ते हैं कि जो गुड्स हम अप्रूवल बेसिस पर बेचते हैं उन गुड्स के अंदर कस्टमर के पास चॉइस होती है विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, आइदर दे कैन एक्सेप्ट द गुड्स और दे रिटर्न द गुड्स, और अगर समय खत्म नहीं हुआ है उसको कहते हैं अनएक्सपायर्ड पीरियड। हाफ ऑफ दीज गुड्स वर रिटर्न्ड बिफोर 29 February and no intimation is received regarding remaining half. Okay. Goods returned. कितने के गुड्स वापस आ गए? हाफ ऑफ दिस, मतलब 1,60,000 सेलिंग प्राइस के गुड्स वापस आ गए। गुड्स वर्थ रुपीज 1,60,000 आर रिटर्न बैक, और बाकी के हाफ का अभी भी कस्टमर से कोई जवाब नहीं आया है, इसको कहते हैं अनएक्सपायर्ड पीरियड, इसको कहते हैं स्टॉक विथ कस्टमर। 1,60,000 रुपीज का सेलिंग प्राइस। रुको, स्टॉक विथ कस्टमर की कहानी क्या होती है? ये वो स्टॉक होता है जो पजेसर, जिसका पजेसर कस्टमर होता है पर ओनर सेलर होता है। वी आर द सेलर, जैसे कंसाइनमेंट के केस में देखा था। तो मुझे अब इसकी क्या करनी पड़ेगी? कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी। कॉस्ट प्राइस में कैसे निकालूंगा? 1,60,000 मेरी सेलिंग प्राइस है, उसमें से मैं 20% ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करूंगा। कैसे आया 20%? ये देखो, मैंने यहां एक्सप्लेन किया था। अगर मेरा कॉस्ट है 100 और प्रॉफिट का परसेंटेज क्वेश्चन में दिया है 25% ऑन कॉस्ट प्राइस, तो मेरा प्रॉफिट होगा 25, तो सेलिंग प्राइस होगा बेटा 125। नाउ इफ आई वांट टू नो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, इट बिकम्स 20% ऑफ सेलिंग प्राइस। सो 1,60,000 minus 20%, is it coming to rupees 1,28,000। अभी ऊपर के स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं लिखने का, ऊपर के स्टेटमेंट में एक साथ इफेक्ट देंगे, अभी सिर्फ समझते चलो ये क्लियर है कि नहीं। हाँ सर, ये क्लियर है। अच्छा, ऊपर एक चीज हम लिखना भूल गए, ये लिख लो, एड स्टॉक इन ट्रांजिट। जो 1,20,000 के गुड्स हैं जो अभी तक हमें मिले नहीं ना, ये ऊपर वाले, वो हमारा स्टॉक इन ट्रांजिट कहलाता है। मतलब ओनर हम हैं पर उसके पजेसर हम नहीं है, जब तक वो गुड्स हमें डिलीवर नहीं हो जाते। वी आर नॉट द पजेसर ऑफ द गुड्स, तो इट इज नोन एज स्टॉक इन ट्रांजिट। मेरे को अभी जस्ट ये 180 देखा तो याद आया, स्टॉक इन ट्रांजिट। तो बेसिकली जो 3 लाख रुपए इसके मैंने परचेज किए हैं वो पूरे के पूरे 3 लाख रुपए के गुड्स है, मेरे हैं, आई एम द ओनर। स्टॉक इन ट्रांजिट आएगा वो। ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। टोटल सेल्स, टोटल सेल्स के दो पार्ट, पहला पार्ट है नॉर्मल सेल्स, दूसरा पार्ट है सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस। नॉर्मल सेल्स कितना होगा अब समझना, 13,60,000 माइनस 3,20,000। कैन आई से नॉर्मल सेल विल बी टू द ट्यून ऑफ 10,40,000। सेलिंग प्राइस चेक करिएगा। अब इसमें भी एक पप्पू है। क्या बोल रहे हो सर? हाँ, ये देखो ना, लास्ट वाला पॉइंट, नंबर 4 नंबर का पॉइंट पढ़ो। 4 नंबर का पॉइंट क्या कहता है? हाउएवर गुड्स कॉस्टिंग 2,40,000 हैज बीन सोल्ड फॉर 1,50,000। मतलब क्या, ये वाला जो सेल है इसमें भी दो अलग अलग जीपी रेशियो का सेल्स है। कुछ गुड्स हमने 1,50,000 में बेचे हैं, मतलब सेलिंग प्राइस उसकी कितनी है? 1,50,000। तो बाकी के गुड्स की सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 10,40,000 माइनस 1,50,000, इट बिकम्स 8,90,000। कितना होगा?
8,90,000। ओके, अब मुझे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मैं कैसे निकालूंगा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मतलब कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस मतलब ही कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है। ठीक है, अब देखो जहां तक 1,50,000 रुपीज वाले गुड्स की बात है, क्वेश्चन क्या कहता है? उनकी कॉस्ट है 2,40,000, डायरेक्टली दिया है, विषय खत्म। ओके, रुपीज 2,40,000 इट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स सोल्ड। जो गुड्स आपने बेचे हैं उसकी कॉस्ट प्राइस है 2,40,000 रुपीज। ओके सर, अब ये जो बाकी के गुड्स हैं उसकी कॉस्ट प्राइस हम कैसे निकालेंगे? अब उसमें आप जीपी रेशियो लगाएंगे। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे सर? 8,90,000 माइनस 20% इज योर जीपी रेशियो, नॉर्मल जीपी रेशियो माइनस 20%, तो 7,12,000। पूरा ना सर सिस्टम हिल गया सर अंदर से, ऐसा ना पूरा अंदर से दिमाग की बत्ती नहीं जल रही है सर, वो होता है सर। ऊपरा ऊपरी हम लोग पढ़ लेते हैं काफी बार, मोटा मोटी हम लोग पढ़ लेते हैं काफी बार, पर समझ में नहीं आता है चल क्या रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, और वहां प्रॉब्लम होती है। चेक करो, चलू मैं आगे। अब करेंगे कैसे? अब इसका इफेक्ट क्या करेंगे ऊपर के स्टेटमेंट में? हाउ आर वी गोइंग टू अफेक्ट दिस? सबसे पहले एक एक करके पिकअप करते हैं। ये लिखा सभी ने, ये क्लियर हो गया सभी को? बहुत अच्छे से वर्किंग नोट बनानी है, सिस्टमैटिकली बनानी है, समझते चलना। नाउ अंडरस्टैंड। सबसे पहले सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न और अप्रूवल वाला पिकअप करते हैं, ये वाला पोर्शन। हमने 3,20,000 के गुड्स बेचे, उसमें से 1,60,000 के वापस आ गए। ना मैं सेल की एंट्री करता हूं, ना मैं सेल रिटर्न की एंट्री करता हूं, ये क्लियर है? ना मैं सेल की एंट्री करता हूं, ना मैं सेल रिटर्न की एंट्री करता हूं, मैं सीधा एंट्री करता हूं 1,28,000 के गुड्स की, जो कि है स्टॉक विद कस्टमर। ये गुड्स मेरे हैं, किसके पोजीशन में? कस्टमर के पोजीशन में। मैं यहां पर आकर ऐड करता हूं स्टॉक विथ कस्टमर। अब समझ रहे हो दिसंबर 2020 का पेपर क्यों उठाया बेटा? हाँ, 1,28,000। समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? और अब इसमें से मैं माइनस क्या करूंगा? आई विल डिडक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो भी गुड्स मैंने अभी तक बेचे हैं उसकी कॉस्ट प्राइस मुझे माइनस करनी। अच्छा सर, क्या क्या गुड्स बेचे हैं जरा देख लो। ये देखो, सबसे पहले सोगरा वाला सेल हो गया खत्म। आज आ नॉर्मल में, नॉर्मल में मैंने 2 सेल किए, 1 और 2। ये वाले सेल की कॉस्ट प्राइस 2,40,000, इसकी 7,12,000। एक सेकेंड, 2,40,000, 7,12,000, टोटल सर 952 छोड़ा, टोटल 952 छोड़ा। और भी कुछ हो रहा है क्या? चेक कर लो सर। जो सर स्टॉक विद कस्टमर है उसका भी तो सेल दिखाना पड़ेगा, बराबर है। ये देखो 2,40,000 का सेल्स, ओके सर। फिर 7,12,000 का सेल्स, ओके। और फिर 1,28,000 का सेल्स है। ये कैसे आया बताता हूं ना मैं, काय को चिंता करते। तो सेल्स जो होगा टोटल लेस होगा 10,80,000 का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब टोटल ले लो यारो, 34,58,000 माइनस 10,80,000, 23,78,000 आ रहा है क्या? चेक करिए सर। पर ये समझ नहीं आया, आप ये बता दो जरा कि ये 128 कैसे है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे है? मैं हाईलाइट करता हूं ना, ये देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3 चीजों से बनी है। दिस इज द फर्स्ट फिगर, थोड़ा ब्रॉड चाहिए। दिस इज द फर्स्ट फिगर,
this is the second figure and this is the third figure. So why you took this 128? आपने 128 ऊपर ऑलरेडी ऐड किया ना, अब दोनों का आप रिलेशन समझो क्यों किया, मैं आपको समझाता हूं. मैं क्या दिखा रहा हूं यहां पे कि मेरा स्टॉक कस्टमर के पास है 1,28,000 का, पर मेरे को एक बात बताना, मैंने उसका सेल्स कहां दिखाया, मतलब मैंने ये कहां दिखाया कि वो गुड्स मेरे पास से बाहर गए हैं. जब मेरे गुड्स कहीं बाहर जाएंगे तभी तो मैं उसको शो करूंगा ना. हाउ कैन देयर बी एन इनवर्ड विदाउट एन आउटवर्ड? सो लॉजिक बहुत सिंपल है. हम ये वाला सेल्स क्यों नहीं ले रहे हैं सर? क्योंकि 3,20,000 में से 1,60,000 के गुड्स वापस आ गए. मतलब रियली स्पीकिंग व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? 1,28,000. सो टोटल COGS जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लेस करेंगे और हमारा आंसर आएगा 23,78,000. माइंड ब्लोइंग, बहुत जबरदस्त लेक्चर था, धमाल लेक्चर था, बाप लेक्चर था आज का. उम्मीद करता हूं सबकी याददाश्त ठिकाने होगी, सब सही सलामत होंगे, अच्छे होंगे, हष्ट पुष्ट होंगे, तंदुरुस्त होंगे. और लेक्चर अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा अपना स्कोर क्या है, कॉन्फिडेंस स्कोर डिफाइन कीजिएगा. अभी भी बहुत दिन है, बहुत समय है, मेहनत लगाकर पढ़ोगे, तैयारी करोगे तो डेफिनेटली अच्छा स्कोर लेकर आओगे. CA फाउंडेशन दिसंबर 23 क्रैक करोगे. आज हमारी नई बैच चालू हुई है, मैं यहां पर आपको बता दूं, मिशन सक्सेस बैच फॉर CA फाउंडेशन दिसंबर 2023 अभी बिल्कुल ब्रांड न्यू बैच चालू हुई है. एकाग्रता के ऐप पे, एकाग्रता का ऐप एंड्रॉइड का भी है, iOS का भी है, वेब वर्जन से भी आप एक्सेस कर सकते हैं. सिंपली हमारी वेबसाइट विजिट करें www.ekagrata.co.in. ये जो बैच है, इस बैच का टाइम टेबल आपके सामने है. जैसे कि मैंने कहा आज ही ये बैच अभी चालू हुआ है, तो आप यहां देख सकते हैं टाइम टेबल कुछ इस प्रकार है. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे लॉ और अकाउंट्स होता है. आज क्योंकि मंडे था तो आज आदर्श सर का क्लास हुआ, स्वाति मैम का हुआ, मेरा हुआ और दर्शन सर का हुआ. और कल और परसों भी ऐसे होगा. थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे इकोनॉमिक्स और निशान सर का मैथमेटिक्स का क्लास लगने वाला है. कौन से टीचर्स कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे सब कुछ आपके गूगल ड्राइव में दिया है. पूरा ब्रोशर मैंने यहाँ पर दिया है, सारे के सारे टॉपिक्स यहाँ पर है. मतलब मिशन बहुत सिंपल है, आपको ये बैच क्लियर करवानी है, आपको ये अटेम्प्ट क्लियर करवाना है. CA Foundation December 23 is the last attempt of the old syllabus. Therefore, we haven't kept subject-wise admission for this batch. Reason is very simple because हम चाहते हैं कि आप चारों सब्जेक्ट क्लियर करें और उसकी ओनरशिप आप और हम मिलकर साथ में लें. ठीक है, कहता था, कहता हूं, कहता रहूंगा, हाथ नहीं छोड़ूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा. Don't forget to comment on this video. See you tomorrow evening 7 PM at the same time in next lecture. Thank you so much. Good night. Shabba khair.